हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी एकता क्लासरूम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है हमारी सुपर टेट मास्टर सीरीज़ का, जो कि हम कर रहे हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के लिए। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, परिक्रमण व परिभ्रमण गति। इनमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर देख लीजिए। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है? ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम समझते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने थ्योरी भी नीचे दी हुई है, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, थ्योरी भी है और इसमें पूरा पिक्चर्स के माध्यम से भी मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि वायुमंडल क्या होता है, उसमें लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है? और अब हम समझेंगे कि मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी जो है वो कितने तरह से गति करती है। पृथ्वी कितने तरह से गति करती है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है? तो देखिए, पृथ्वी जो है वो 2 तरह से गति करती है। पहला है रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा। पहली गति कौन सी होगी? घूर्णन गति। दूसरी होगी परिक्रमण गति। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है, ठीक है? इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसे परिभ्रमण दैनिक गति भी कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो गया? परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी इसको कहा जाता है। अभी मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, फिर एक एक चीज़ एकदम एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके कारण दिन और रात की घटना होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अब एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अब हम चलेंगे अपने डायग्राम की तरफ। अब हम सारी चीज़ें समझेंगे डायग्राम से। देखिए, ये पृथ्वी हो गई। अब ये पृथ्वी घूम रही है हमारी किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व। ये क्वेश्चन भी आ जाता है नॉर्मली कि पृथ्वी जो है वो किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है? तो आपको पता होगा तो आप उसका आंसर कर देंगे। देखिए, पृथ्वी दिखाई दे रही होगी आपको और ये किस मोशन में घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ये दिखाई दे रहा है ना, ये एरो दिखाई दे रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। यानी कि पृथ्वी अगर इस साइड है तो ये इस दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। और घूम किस में रही है? अपनी अक्ष पर घूम रही है, यानी कि जिस पॉइंट पर ये है, जिस पॉइंट पर पृथ्वी है, उसी पॉइंट पर घूमे जा रही है, गोल 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 गोल, उसी पर ऐसे घूम रही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि लट्टू घूमता है। लट्टू कैसे घूमता है? आपने लट्टू देखा होगा। ये लट्टू है मान लीजिए, ठीक? ये लट्टू है और ये लट्टू को जब आप घुमाते हैं तो ये इसी डायरेक्शन में यहाँ ऐसे घूमता रहता है। वैसे ही सेम पोजीशन में पृथ्वी हमारी घूम रही है। तो इस गति को कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, ठीक? इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। अब समझते हैं कि दिन व रात का चक्कर क्या है। तो देखिए, ये सन है हमारा। जब सनलाइट एक एरिया में पड़ती है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सूरज की जो रोशनी है, सूरज का जो प्रकाश है, वो पृथ्वी के सिर्फ एक तरफ पड़ पा रहा है। तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है उस तरफ तो क्या हो जाती है? उस तरफ हो जाती है दिन, उस तरफ हो जाता है दिन। और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो उस साइड क्या रह जाती है? उस साइड आ जाती है रात, ठीक है? तो समझ में आ गया कि रात और दिन पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रात और दिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। अगर वहाँ पे घूर्णन गति नहीं दिया होगा तो वहाँ पर परिभ्रमण गति दिया होगा। कैसा? परिभ्रमण। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो भ्रमण कर रहा है। भ्रमण कर रहा है कहाँ पर? अपने ही स्थान पर भ्रमण कर रहा है, ठीक है? अपने ही स्थान पर भ्रमण कर रहा है, वहीं पे घूम रहा है गोल गोल।
तो आपको ये याद रहेगा कि घूर्णन गति क्या, उसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं और इसे दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। समझ रहे हो, दिन और रात बनते हैं। और ये कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड एक घूर्णन करने में, यानी कि एक एक चक्कर घूमने में। पृथ्वी जो है एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लेती है, ये अपनी धुरी पर घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब इस एक चक्कर को करने में वो कितना टाइम लगाएगी, इस एक चक्कर को करने में वो टाइम लगाती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तभी तो 24 घंटे का दिन बनता है आपका, और इसी से दिन और रात बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जिस तरफ पड़ जाता है उसे क्या बोल देते हैं हम, उस साइड क्या हो जाएगी, उस साइड हो जाएगा आपका दिन, और जिस साइड ये हो जाएगा आपका डे, और जिस साइड सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां पर क्या रहती है, नाइट रहती है। और फिर जब पृथ्वी घूमकर, जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी जब घूमकर, पृथ्वी का जब ये वाला जो पार्ट है ये जब सूरज के सामने आ जाता है तो इसमें हो जाता है दिन। और अभी जिसमें पहले दिन था अब वो घूमकर कहाँ पहुंच गया, अब वो घूमकर यहाँ पे पहुंच गया, अब वो घूमकर इस साइड पहुंच गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, रात। तो ऐसे ही क्या, दिन और रात, दिन और रात चलते रहते हैं। समझ में आ गया, पृथ्वी की ये गति कौन सी गति कहलाती है, घूर्णन गति, और रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं दूसरी गति के ऊपर। देखिए एक ये फिगर है, इसमें भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये सन है और ये अर्थ का रोटेशन हो रहा है। अर्थ क्या कर रही है, अपनी ही अक्ष पर, अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है। ठीक है, इसे ही, इस मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। ठीक, रिवॉल्यूशन क्या होता है, पहले रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। ये डायग्राम है, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए रिवॉल्यूशन में क्या है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 48 सेकंड लगते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें भी आपको याद रखना है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगता है। और परिक्रमण गति या वार्षिक गति, तो इसे आप समझ जाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन नॉर्मली मानते हैं, लेकिन 4 साल में धीरे धीरे एक एक घंटा जुड़ता जाता है, टाइम जुड़ता जाता है। ये जो 5 घंटे और कुछ मिनट कुछ सेकंड है ना, तो ये धीरे धीरे 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे ऐसे ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जाके एक पूरा दिन ऐड हो जाता है 4 साल के बाद, जिसे आप लीप ईयर कहते हैं, और उसमें जाके आपके 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, और वो हमारा क्या, लीप ईयर बन जाता है। तो वो इसी वजह से बनता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण, या इसे आप रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पृथ्वी की इसी गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। और इस गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी की किस गति के कारण मौसम बनते हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ऋतुएं तो आपको पता होंगी ना, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना, ये सब सीजन आते हैं, स्प्रिंग सीजन, ये सब सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। तो ये किसकी वजह से बनते हैं, पृथ्वी की किस गति की वजह से बनते हैं, पृथ्वी की रिवॉल्यूशन गति की वजह से बनते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन मोशन की वजह से बनते हैं, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के। ठीक है, तो ये पृथ्वी की अलग अलग स्थितियां बन रही हैं। तो पृथ्वी की अलग अलग स्थितियां बन रही हैं, इसी से क्या होगा, इसी से आपकी क्या बनेंगी, ऋतुएं बनेंगी। इससे आपकी क्या बन जाती हैं, इससे आपकी ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, पहले पृथ्वी यहाँ थी, फिर घूम के कहाँ पहुँच गई, फिर पृथ्वी घूम के पहुँच गई यहाँ पर। ठीक है, सेकंड यहाँ पर पहुँच गई, इसके बाद फिर आई, फिर यहाँ पे पहुँच गई। तो पृथ्वी की ये जो गति जो है, ये गति कौन सी हो गई, ये गति आपकी रिवॉल्यूशन कहलाएगी। और अगर पृथ्वी उसी पर, उसी धुरी पर घूम रही है, अपनी उसी एक्सिस पर घूम रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी रोटेशन। ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, रोटेशन। और पृथ्वी की इस तरह की गति को, वैसे घूम रही है, यहाँ यहाँ गई, फिर यहाँ गई, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और ये जो चक्कर है ये पूरा एक साल में लगता है। मतलब मान लेते हैं 365 दिन और कुछ मिनट कुछ घंटे, ऐसे मैंने अभी बताए थे आपको, 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड, तो ये पूरा टाइम लेती है एक पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, और ये रोटेशन वाला किस में लेती है, कितना टाइम लेती है, 24 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक, तो ये दोनों ही गतियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए देखते हैं
अब थोड़ी चीज़ और समझ लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये आपकी पृथ्वी का शेप है। पृथ्वी का शेप कैसा होता है, ये आपको याद रखना है, जियोड। कैसा? जियोड, ठीक है, जियोड बोलते हैं इसको। अब आप इसमें देखिए, ये पृथ्वी 23 सही 1/2 अक्षांश पर झुकी हुई होती है, ठीक है। किस पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी 23 सही 1/2 पर झुकी हुई होती है, ठीक। इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ये लिखा हुआ है, पृथ्वी जिस अक्षय धुरी पर घूमती है वह अपने कक्ष तल के साथ 66 सही 1/2 का कोण बनाता है और पृथ्वी इसी तल पर लंबवत रेखा से झुकी रहती है। इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, पृथ्वी सीधी नहीं खड़ी, पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, लंबवत रेखा से। दिन व रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होगा, ठीक है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि दिन बहुत लंबा हो गया, रात छोटी हो गई, तो ये जो गैप आता है ना, टाइम गैप, ये इसी की वजह से आता है। मौसम में परिवर्तन होते हैं, वर्षा के विभिन्न समय में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अपहेलियन और पेरीहेलियन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और इसे भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है, तो भूलना नहीं है। देखिए, सन बीच में है, इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। जब अर्थ जो है सन से दूर होती है, दिख रहा है ना, जब अर्थ की दूरी सन से ज़्यादा होती है, यहाँ पर अर्थ ज़्यादा दूर है, और जबकि यहाँ पर अर्थ सन के पास में दिख रही होगी आपको, ठीक। तो जब अर्थ सन से दूर होती है तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर या एपिहेलियन बोलते हैं। इसे आप सूर्योच्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके नाम है, अपसौर, एपिहेलियन और सूर्योच्च। और ये डेट पूछी जाती है 4 जुलाई, ठीक, 4 जुलाई। तो इसे आप ऐसे रख सकते हैं कि 4 नंबर बड़ा है 3 से, तो यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, तो ये अपहेलियन हो जाएगा 4 जुलाई का। और उपसौर में क्या होता है, उपसौर में जो अर्थ है वो सूर्य के पास में होती है, तो ये 3 जनवरी को होता है। ये घटना कब होती है? ये घटना जो है वो 3 जनवरी को होती है। तो इसे आप क्या बोलते हैं? उपसौर, पेरीहेलियन या रवि नीच भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी फिगर से। अब यही चीज़ लिखी हुई है कि पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। समझ में आ गया? पृथ्वी जो है वो ऐसे गति कर रही है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति कर रही है 23 सही 1/2 डिग्री पर। और इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के पास चली जाती है और कभी कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाएगी तो वो घटना क्या कहलाएगी? एपिहेलियन कहलाएगी। और जब पास में आ जाएगी घूमते घूमते, तो इसे उपसौर कहते हैं। और ये स्थिति 3 जनवरी को बनती है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए ये पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो इसे अपसौर कहते हैं या सूर्योच्च भी आप कह सकते हैं, ठीक। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बताइए कितनी दूर रहता है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। इस समय सूर्यास्त अपेक्षाकृत कम होता है और ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है, ठीक। जो जो मैंने फिगर में बताया था वही इसमें लिखा हुआ है। तो अब आपको तो ये याद ही हो गया होगा, पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसे। पेरीहेलियन में क्या है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होगी तो उपसौर की स्थिति आ जाएगी, या इसे क्या बोलते हैं? रवि नीच भी बोलते हैं। इस समय इनकी दूरी क्या हो गई? 14 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और ये स्थिति कब बनती है आपकी? 3 जनवरी को बनती है, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसे समझने के लिए आपको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं, देशांतर रेखाएं भी इन्हें बोलते हैं। आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स। तो लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स मतलब किस में आएंगी? ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आएंगी। और ये खड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे, ये आपकी पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं जो हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे समान नहीं होती हैं, ऐसे स्ट्रेट नहीं होती हैं। अगर स्ट्रेट होंगी तो ये समांतर हो जाएंगी, और इनकी प्रॉपर्टीज़ यही है कि ये समांतर नहीं होती हैं, ठीक है, ये ऐसे झुकी हुई होती हैं।
समझ में आ रहा है? इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। लाइंस जो हैं ये वैसे ड्रॉ नहीं की गई है कि पृथ्वी पर कोई लाइंस है, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी को मापने के लिए हमने इन रेखाओं को एज्यूम किया है, जैसे कि हम फिजिक्स में एज्यूम कर लेते हैं, माना, तो हमने भी ये काल्पनिक रेखाएं मानी हैं। ठीक है, कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं कुछ अक्षांश रेखाओं की तरफ। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? लैटिट्यूड लाइंस हैं। तो इसको भी आप इंग्लिश से समझ सकते हैं। लैटिट्यूड लाइंस मतलब लेटी हुई लाइंस। तो कोई बंदा लेटता है तो ऐसे ही तो लेटता है, ऐसा तो लेटता नहीं है। ठीक है, तो लैटिट्यूड लाइंस कौन सी हो जाएंगी? ये आपको लैटिट्यूड लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए। ठीक है, ये पृथ्वी पर जो लेटी हुई लाइंस हैं ये आपकी कौन सी लाइंस हो जाएंगी? ये लैटिट्यूड लाइंस हो जाएंगी। ठीक, अब इसमें ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसी में थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, अगर पृथ्वी के सबसे सेंटर से हमने एक लाइन निकाली है तो इस लाइन को हमने नाम दिया है 0 डिग्री। ठीक, इसे हमने क्या नाम दिया है? इस लाइन को हम बोलेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री लाइन है। और फिर इससे जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमने इस लाइन को क्या नाम दिया है? 23 सही 1/2 डिग्री। अब ये एन और एस का चक्कर क्या है? देखिए, ये तो हमारा सेंटर हो गया, ये बीच वाली लाइन हो गई। अब ये ऊपर जब हम जा रहे हैं तो ये है नॉर्थ। नॉर्थ बोले तो उत्तर। ठीक है, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ये तो पता होगा ना, ये तो पता होगा सभी को, मैप पढ़ा होगा सबने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये उत्तर वाला हो गया और ये दक्षिण वाला हो गया। तो वही हमने नाम दिया कि ये कौन सी है? 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। और ये क्या है? 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। ये इन रेखाओं के नाम हैं। आगे चल के इनके नाम भी मैंने दिखाए हैं, उन्हें आपको याद रखना है। ये सीधा सीधा पूछ लेता है और बहुत ही ईजी है। 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये मुँह ज़बानी रट जाएंगी। ये देखिए, जो 0 डिग्री रेखा थी, यानी कि जो हमारी पृथ्वी को बीच से बांट रही थी, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। विषुवत रेखा, इसके नाम आपको सभी याद रखने हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक, तो ये 0 डिग्री लाइन के हो गए। फिर जब इससे हम ऊपर गए थे तो कौन सी थी? 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये ऊपर आएंगे तो नॉर्थ पड़ेगा और नीचे आएंगे तो साउथ पड़ेगा। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप साउथ में जाएंगे, जब आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपका कर्क रेखा पड़ेगी। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यही रेखा का नाम बदल के क्या हो जाएगा? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सेम सेम एज इसमें हो जाएगा। इसमें क्या है? जब आप नॉर्थ में जाएंगे 66 सही 1/2 डिग्री पर तो वो आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। और जब आप साउथ में आएंगे तो ये अटलांटिक वृत्त हो जाएगा। और अक्षांश तो सेम ही रहेगा 66 सही 1/2 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने डायग्राम बताया था, ये मैंने क्यों बताया था अभी आपको समझ में आ जाएगा। 0 डिग्री कौन सी हो गई? बताइए मेरे साथ। ये हो गई आपकी इक्वेटर। कौन सी? इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हो गई। और 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ कौन सी हो गई? कर्क रेखा हो गई। अपनी कॉपी में से सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं, आपको याद होना थोड़ा सा मुश्किल है, हो जाएगा याद तो भूल जाओगे। ये कर्क रेखा हो गई। और मैंने बताया था साउथ वाली कौन सी रेखा हो जाएगी? ये आपकी मकर रेखा हो जाएगी। और 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। कौन सा? आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। और 66 से 1/2 डिग्री साउथ वाला कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अटलांटिक वृत्त। ठीक, अटलांटिक वृत्त। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं। यस, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन क्या है कि कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। जब तक आपको वो चीज़ें पता नहीं होंगी आप ये चीज़ तो समझ ही नहीं पाएंगे कैसे भी करके। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हमें समझना है इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस, यानी कि हमें समझना है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में। अभी मकर संक्रांति आने भी वाली है, तो वो आती क्यों है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आज समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सोल्स्टिस को। ठीक है, यानी कि हमें देखना है पृथ्वी के ये दो स्थितियाँ, एक पृथ्वी की ये वाली स्थिति और पृथ्वी की ये वाली स्थिति। ठीक है, हम पहले हॉरिजॉन्टल चलेंगे, उसके बाद हम वर्टिकल पोजीशंस देखेंगे।
ठीक, यहाँ पर 22 दिसंबर होगा, वो मैं अभी करेक्ट करवा दूँगी आपको। देखिए, तो सबसे पहले आप ये पढ़िए कि संक्रांति होती क्या है? संक्रांति को अयनांत भी बोलते हैं। अभी मैं एक ट्रिक बताऊँगी जिससे आप ये याद रख पाएँगे इनके नाम। अक्सर ये भूल जाते हैं, बहुत ही कठिनाई से समझ में आता है, लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सूर्य की अयन रेखीय कोई मतलब नहीं, मत याद रखो। सूर्य की कर्क रेखा तथा मकर रेखा की स्थिति को बोलते हैं अयनांत। क्या बोलते हैं? अयनांत। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि संक्रांति पे आए नहीं, ठीक है? मान लीजिए आपने कोई किसी को बुलाया, कोई खास मेहमान को बुलाया और वो आए नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि संक्रांति पे सब त्योहार बढ़िया था बट संक्रांति पे वो आए नहीं, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा अयनांत संक्रांति, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, इन दोनों टाइम में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा पर पड़ता है। रेखाएं तो मैंने आपको बताई थी, कर्क रेखा कौन सी होती है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में जाती है, ठीक है? कर्क रेखा ऊपर की साइड होगी और मकर रेखा नीचे की साइड होती है। याद है ना, 0 डिग्री के नीचे रहती है मकर रेखा। अब क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है मकर रेखा पर। कब? 21 जून को। जब 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे सोल्स्टिस बोलते हैं, ठीक? तो ये सोल्स्टिस जाएगा। जब कर्क और मकर रेखा पर पड़ती हैं तो इन्हें अयनांत बोला जाता है, ठीक है? और इस अयनांत को क्या बोलते हैं? अब सूर्य का प्रकाश जहाँ पड़ेगा वहाँ पे गर्मी होगी, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी के उत्तरी तरफ, ठीक है? नॉर्थ साइड में पड़ रहा है। आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए आगे वाली चीज़ें जो मैंने बताई वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? इसलिए उनको बार बार देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। नॉर्थ साउथ, ठीक है? तो सूर्य का प्रकाश इस एरिया में पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो गर्मी पड़ेगी तो यानी आप समझ सकते हैं कि गर्मी का सीजन चल रहा होगा, तो इसे आप क्या बोलेंगे? इसका नाम हो जाएगा ग्रीष्म अयनांत। इसका नाम क्या है? ग्रीष्म अयनांत, ठीक? एक चीज़ समझ में आ गई। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अब हम यहाँ आएंगे 21 दिसंबर, सॉरी यहाँ 21 नहीं, यहाँ पर 22 दिसंबर कर लीजिएगा। अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? अब सूर्य की किरणें पड़ेंगी मकर रेखा पर। और मकर रेखा कहाँ होती है? मकर रेखा कहाँ होती है तो सभी को पता है, ये भी मैंने बताया था। मकर रेखा 0 डिग्री के नीचे होती है। ये आपकी मकर रेखा रही, 23.2 डिग्री साउथ। जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तब होती है हमारी मकर संक्रांति। समझ में आया? मकर संक्रांति यानी कि आप ये नहीं कहोगे कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होगी, नहीं, 22 दिसंबर उससे मतलब नहीं है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो किरण है वो मकर संक्रांति पर पड़ना, मतलब मकर रेखा पर पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। कब? 22 दिसंबर से। और जब आपकी मकर संक्रांति आती है तब उस दिन क्या होता है? उस दिन सूर्य की किरणें जो हैं वो लंबवत हो जाती हैं बिल्कुल, यानी कि पूरा सूर्य का जो प्रकाश है वो मकर रेखा पर आ जाता है। तो आपको पता होगा कि उसी दिन से क्या सर्दियाँ कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी तो सब लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति तक ही सर्दी रहेगी, है ना? तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि क्यों कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि कर्क संक्रांति यानी कि ग्रीष्म अयनांत क्या होता है और आपका शीत अयनांत क्या होता है, ठीक है? अच्छा, इसमें भी मुझे एक चीज़ बतानी है कि जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा में पड़ रहा है यानी कि साउथ साइड में पड़ रहा है, समझ, ये तो आपको पता है ना, ये मैं बता चुकी हूँ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ साइड में तो पड़ नहीं रहा है, तो जब यहाँ नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगी? यहाँ पर रहेगी सर्दी। और चूंकि मकर रेखा में पड़ रहा है तो यहाँ पर रहेगी गर्मी, यानी कि जो पृथ्वी के साउथ वाले साइड में जो देश हैं, जो जगह हैं, वहाँ पर गर्मी रहेगी और इस साइड क्या रहेगी? आपकी सर्दी रहेगी। तो आपको समझ में आया? ये चीज़ रटने वाली नहीं है, इसको पढ़ के आप कभी नहीं समझ पाएंगे, समझ रहे हैं? लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने फिगर से समझ लिया है। देखिए अब इसको पढ़ लेते हैं। 21 जून को क्या है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ये मैंने आपको बताया था। 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है, जिससे क्या हो जाएगा? जिससे कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ है ना, उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब जब गर्मी ज़्यादा होगी, सूर्य पड़ रहा है, तो दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? सर्दियों में क्या हो जाता है? सर्दियों में उल्टा हो जाता है। आप अपने डेली लाइफ से समझिए ना, गर्मी आती है तब आप क्या फील करते हो? दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी छोटी होती हैं, ठीक? और जब सर्दियाँ आती हैं तब क्या हो जाएगा? तब दिन छोटा हो जाता है और रातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं,
ठीक, तो ये 2 डेट आपको याद रहेंगी। 21 जून को समझिए बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी और 22 दिसंबर को बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। ठीक, और 21 जून को पड़ेगा आपका कर्क अयनांत और आपका 22 दिसंबर को पड़ेगा आपका मकर अयनांत। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद अब हम समझते हैं, देखिए सेम चीज़ लिखी है ना 22 दिसंबर वाली, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत बार। अब इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति कहा जाता है इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटे हो जाएंगे और रातें क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। और गर्मी कम रहती है तो वहाँ पर ठंड रहेगी, शीत ऋतु रहती है, सब आपको पता है क्योंकि अभी आने वाली है आपकी मकर संक्रांति। अब हम समझते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे, पहले तो ये समझिए कि याद कैसे रखना है। तो इसमें दिन और रात बराबर रहते हैं। अब वो क्यों रहते हैं उसे समझते हैं। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, एक सेकेंड, ये आपकी पृथ्वी है। उसी डायग्राम पर चलते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक, उसी डायग्राम पे चलते हैं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक, अब सबसे पहले हमें लाइंस से मतलब है। मैंने बताया था कि इसके जस्ट मिड में क्या होगी, इक्वेटर रहती है, यानी कि 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा भी आप इसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी बीच में रहती है, ठीक, 0 डिग्री लाइन। अब सूर्य जो है वो कहाँ पड़ेगा, सूर्य जो है वो, एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ, सूर्य की जो रेखाएं हैं, सॉरी, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, लंबवत, कैसी, लंबवत पड़ती हैं। यानी कि ये एक पूरा हेमीस्फीयर पार कर जाती हैं और 0 डिग्री पर तभी तो आ पाएंगी, बीच में है 0 डिग्री। तो यानी कि ये वाला जो पूरा हेमीस्फीयर है यहाँ पर दिन रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, रात। तो यहाँ पर इक्वल इक्वल वाली कंडीशन बन जाती है, यानी कि यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, दोनों कितने कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पे रहती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी, आ गई होगी आई होप। चलिए अब एक मैंने यहाँ पर हिंदी में भी रखा है, जिससे किसी को इंग्लिश में नहीं आ रहा समझ में तो वो हिंदी में समझ सकता है। देखिए 21 मार्च को मैंने बताया, 21 मार्च, ये भी 2 डेट याद रखेंगे, एक ये होगी 21 मार्च की और ये होगी आपकी 23 सितंबर की। ठीक, और मैंने वो वाली कौन सी बताई थी, कर्क अयनांत वाली, ये 21 जून की हो गई, ये आपकी 21 जून की होगी और ये आपकी 22 दिसंबर की होगी। और ये बसंत, बसंत कब आता है, फरवरी के बाद मार्च के महीने में आएगा। तो इसमें दिन और रात आपके बराबर रहेंगे और ये कब आता है, 21 मार्च को। ये बसंत विषुव है, यानी कि इक्विनॉक्स है। ठीक, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आप इसे बोल सकते हो क्योंकि बसंत में आ रहा है। इसके बाद आता है 23 सितंबर। 23 सितंबर में से आप क्या बोलेंगे, यहाँ से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, याद है ना, यहाँ से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और इसे आप क्या बोलोगे, शरद, यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स। ये वाले जो हैं नॉर्थ साउथ वाले, ये आपके इक्विनॉक्स में रहते हैं। ये आपके कैसे रहेंगे, ये आपके इक्विनॉक्स होते हैं। और जो आपके इस साइड रहेंगे, ठीक, ईस्ट वेस्ट में रहेंगे, ये आपके क्या होंगे, ये आपके, ये तो मैंने बताया था ना, ये आपके सोल्स्टिस रहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि ये वाला रहेगा आपका 21 मार्च, है ना, 21 मार्च, ये रहेगा 21 जून और ये रहेगा आपका 23 सितंबर और ये रहेगा आपका 22 दिसंबर। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप 2-3 बार इसे देखिए, आपको ये याद हो जाएंगी। अब यही लिखा हुआ है थ्योरी में, थ्योरी में क्या है, यही लिख दिया है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है, जिससे सभी जगह दिन और रात बराबर हो जाते हैं। और 21 मार्च वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे आप, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर की स्थिति को आप बोल देंगे ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक, क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये 4 स्थितियां हैं। ठीक, अरे थोड़ा पास में बना देते हैं। ठीक, ये 4 स्थितियां हो गई। यहाँ पर आपका रहेगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यानी कि ये बसंत विषुव हो जाएगा, ये बसंत विषुव हो गया। ये आपका ग्रीष्म अयनांत हो गया। आपको समझ में आ रहा हो, 2 विषुव हैं, एक ये विषुव एक ये विषुव। और ये आपका हो जाएगा, ये आपका अयनांत है, कौन सा, कर्क रेखा वाला, और ये है आपका मकर रेखा वाला। डेट याद रखनी है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। ठीक, और ये रहेगा आपका 22 दिसंबर। समझ में आ गया होगा ना, लिखा तो है ही नहीं सही से ऐसे।
चलिए, ये तो वही बात है कि 12 घंटे अधिक समय लगता है, यानी कि जिस भी गोलार्ध में सूर्य रहेगा वहाँ पर रहेगी गर्मी, ठीक, और जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा वहाँ पर रहेगी सर्दी। तो 21 मार्च की स्थिति में क्या होता है, 21 मार्च में उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की हो जाएगी, ठीक है। 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात कहाँ पर, ध्रुवों पर रहेगी, और दिन बड़े होंगे क्योंकि क्योंकि क्या होगा 21 मार्च को, अभी मैंने बताया था सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। अरे बताया था ना मैंने, ये पढ़ रही हैं यहाँ पर ऐसी लाइन, ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, यानी कि दिन बड़े होंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। और इसका जस्ट उल्टा किस में होगा, 23 सितंबर वाले में। 23 सितंबर वाले में क्या होगा, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी, 0 डिग्री पर आनी है, ठीक, 0 डिग्री पर आएंगी, यानी कि इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में भयानक गर्मी पड़ेगी, और इस एरिया में क्या हो जाएगा, इस एरिया में पड़ेगी आपकी सर्दी, और इसे ही बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आपको अच्छे से समझना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।